हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये एनसीईआरटी साइंस की क्लास है। एनसीईआरटी साइंस में हम क्लास 7th को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज 16वें चैप्टर को देखेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी को पूरा कवर किया था, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो चीज़ें ना देखी हो तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद क्लास 7th के एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर से देखना शुरू करिएगा। फिर चैप्टर वाइज चीज़ों को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ज़्यादा समझ में आएंगी और एक कॉन्सेप्ट बनता जाएगा चैप्टर वाइज किस तरह से चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हैं या आगे के स्टेप में हमने क्या सीखा। तो आगे की वीडियो देखने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पीछे के सारे वीडियो देखकर ही आगे बढ़ें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्पेशली अगर आप क्लास 7th के वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास 6 के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्लास 6 में हम आधी चीज़ें पढ़े हुए हैं ये समझिए, और उसी के आगे की आधी चीज़ें हम क्लास 7th में डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं क्लास 7th के वो क्लास 6 से ही कोरिलेट हैं, तो इसलिए पीछे की चीज़ें देख कर ही आगे बढ़िएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज के अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए, अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, चैप्टर 16 को डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर 16 का नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन, मतलब वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने बहुत सी चीज़ें क्लास 6 में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने क्लास 6 वाले वो चैप्टर्स को देखे होंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और हम चीज़ों को दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, इसलिए बेफिक्र रहिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं भी चीज़ें नहीं क्लियर हैं तो कमेंट करिएगा, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो बहुत ही प्यारा सा एक कोटेशन लिखा हुआ है, जल है तो कल है। मतलब अगर जल है पृथ्वी पे तभी आपका कल है, जल के बिना तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। तो पेयजल जो है हमारी पृथ्वी में वो बहुत कम मात्रा में है। तो पेयजल का फालतू का आप वेस्ट मत करिए, उसको जितना यूज हो बस उतना ही यूज करिए। हर वक्त नल से पानी को ना बहाइए, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पानी के लिए लोग घंटों लंबे लंबे लाइनों में खड़े रहते हैं, फिर उनको पीने का पानी मिल पाता है। तो पानी हमारी पृथ्वी में पीने वाला जो जल है वो बहुत ही कम मात्रा में है। सिर्फ कहा जाए तो 2.5% ही फ्रेश वाटर हमारे अर्थ में है। बाकी 97.5% जो वाटर है वो सी वाटर है, जो कि हमारे यूज का नहीं है। वो सी वाटर जो समुद्र में है या ग्लेशियर, इस तरह से इन जगहों पे है स्थित, और उसमें वो पानी इतना ज़्यादा खारा होता है कि वो हमारे लिए, हमारे यूज के लिए नहीं है। तो सिर्फ 2.5% जल ही हमारे यूज का है। तो ये कहा जाए कि हमारी पृथ्वी में जल बहुत ही लिमिट मात्रा में है। और इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि हर एक व्यक्ति के लिए एक जो पानी को यूज करने की लिमिट है वो बताई गई है, कि उससे ज़्यादा आप कोशिश करिए कि पानी को ना वेस्ट करिए। तो चैप्टर में सबसे पहले बेहद ही इम्पॉर्टेंट एक लाइन लिखी हुई है कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट कई बार जीएस पोर्शन में बना हुआ है एग्ज़ाम में, कि वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड वाटर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देखते हैं, आगे हमारे काम की कौन सी चीज़ लिखी हुई है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बच्चों द्वारा बनाए गए पोस्टर्स दिखाए गए हैं वाटर को सेव करने के, कि जल की बचत करें, जल की हर बूंद बचाएं। तो इस तरह से आप भी पोस्टर्स बनवा के या ऐसी कुछ एक्टिविटी करके वाटर को, लोगों को पानी को वेस्ट करने के प्रति जागरूक कर सकते हैं। फिर आगे बताया गया है कि जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं।
तो अगर पूछा जाए कि जल दिवस हर साल 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो जल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, जल को वेस्ट न होने देने के लिए, जल को बचाने के लिए हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। फिर बताया गया है कि पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने पेयजल, धुलाई, खाना पकाने इत्यादि, मतलब आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में जितने भी काम हैं पानी से रिलेटेड, उसको एक पर व्यक्ति जो है वो एक न्यूनतम मात्रा डिसाइड की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कि प्रत्येक व्यक्ति को 50 लीटर से कम पानी, जो एक निर्धारण किया गया है कि 50 लीटर से ज़्यादा पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी रोज़मर्रा की इन चीज़ों के लिए इतना पानी सफिशिएंट है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। तो जो हमारी पृथ्वी में पानी की कमी है, पीने वाले पानी की या फ्रेश वाटर की, उसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने एक लिमिट को डिसाइड किया हुआ है कि एक दिन में एक व्यक्ति सिर्फ 50 लीटर या कहा जाए तो 2.5 बाल्टी के लगभग पानी को यूज करे, उससे ज़्यादा पानी को ना वेस्ट करे। फिर आगे यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ स्थानों पर जल की बहुत अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। तो राजस्थान जैसे इलाके में आप देखते होंगे अक्सर न्यूज़ पेपर या न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर पानी की बहुत सी किल्लतें हैं। बहुत से ग्रामीण इलाकों में भी ये चीज़ें देखी गई हैं कि एक गांव के बीच में एक नल होता है और वहाँ पर लंबी लंबी कतारें होती हैं पानी भरने के लिए। उसको लेके, पानी को लेके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, धरना प्रदर्शन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है और हम जिस तरह से पानी को वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम सभी को इस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। फिर आगे बताया गया है कि जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो एक जो अनुमान लगाया गया है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कि विश्व के 1/3 से अधिक, 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। अब आगे बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कितना जल उपलब्ध है हमारी पृथ्वी में। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं कि हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल इन आवर अर्थ। इसको देखने से पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई थी। यहाँ पर वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। तो ईयर 2003 में क्या हुआ था, वॉज ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। तो 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में मनाया गया था। और इसे क्यों मनाया गया था, लोगों को जो ये प्राकृतिक संसाधन हमारा जल जो है, इसका जो लगातार घट रही उपलब्धता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने इस पॉइंट में, कितना जल उपलब्ध है। तो अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो ये नीले कलर का दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो 71% हमारी अर्थ का भाग है वो जल से ढका हुआ है। तो देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का सोचिए, इतना बड़े भाग में जल है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी में
पीने योग्य जल की कमी है, क्योंकि जो जल है वो हमारे किसी योग्य नहीं है। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसी वजह से अंतरिक्ष से देखने पे हमारी पृथ्वी ब्लू कलर की दिखाई देती है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल जो हैं वो समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, मतलब फ्रेश वाटर जो है वही उपयोग के लिए है, जिसे बोलचाल की भाषा में आप ताज़ा जल कहते हैं। तो ये तो जल की मात्रा के बारे में आपको बताया गया कि हमारी पृथ्वी में कितने मात्रा में जल उपलब्ध है। अब अगर इस 71% भाग को डिवाइड किया जाए तो इसमें से 97.5% भाग जो है वो सी वाटर का है और 2.5% ही जल जो है वो फ्रेश वाटर है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ नहीं बताया गया था लेकिन मैंने बता दिया है, ये 6th क्लास की NCERT की बुक में आपको बताया गया था। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया है आपको समझाने के लिए कि इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इन एक्टिविटी के द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जल का डिवाइडेशन है हमारी पृथ्वी में और हम जो जल पी रहे हैं वो कितना कम है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो बड़े एक जग में पानी है, ये पूरी अर्थ का, पूरी पृथ्वी का पानी है। अब उसमें से ये एक छोटा मग पानी निकाला गया, तो ये बता रहा है ये फ्रेश वाटर को, हमारे पृथ्वी पर जो फ्रेश वाटर है उसको सो कर रहा है, और उसके बाद जो ग्लास में पानी है वो क्या सो कर रहा है, वो हमारी जो अर्थ में पानी दबा हुआ, मतलब जो पृथ्वी के नीचे पानी है वो उसको सो कर रहा है, ग्राउंड वाटर को। और नीचे स्पून दिया हुआ है, स्पून में जो पानी है वो झीलों और नदियों के रूप में जो फ्रेश वाटर है वो उसको दिखाया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझाने के लिए है कि समझ सकते हैं कि किस अमाउंट में वाटर जो है वो डिवाइड है। तो बाल्टी में बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित जल और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में हिम नदों, ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों की स्थायी बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। आगे बताया गया है कि अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये परसेंट बताया गया है कि जो वाटर है, मतलब यहाँ बताया गया है कि दिस अमाउंट इज रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। तो ये चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमारे काम की क्या चीज़ हैं। अब यहाँ पर आपको जल की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, मतलब फॉर्म्स ऑफ वाटर को डिस्क्राइब किया गया है, जिसके अंतर्गत हम वाटर साइकिल को देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से हमने 6th क्लास में समझा था कि व्हाट इज़ वाटर साइकिल। तो जो पानी का चक्रण होता है एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे कि हमने 6th क्लास में देखा हुआ था कि हमारे जो पानी जो बादल है या वर्षा के रूप में पानी है वो पृथ्वी में आता है, फिर वाष्प के रूप में वही पानी जो है वो चक्रण के माध्यम से वापस हमारी एनवायरनमेंट में जाता है और फिर से वो बादल का निर्माण करता है और बारिश होती है। तो इस तरह से एक वाटर साइकिल को दिखाया गया था। बाकी यहाँ पे आपको इमेज में मैं बता देती हूँ कि चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है ये है हमारा पहला पॉइंट, ये इंडिकेट कर रहा है मज भौल को। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, स्पवा को, और तीसरा पॉइंट जो है वो न संघन को डिनोट कर रहा है। चौथा पॉइंट जो है वो
लदबा को, और चौथे के बाद पांचवा यहाँ पे है, पांचवा नर्जस्पोवात्स को, और छठवां जो है वो श्यंतदत्तहन को, और जो सातवां पॉइंट है वो रवर्स को डिनोट कर रहा है। तो ये चीज़ें हम ऊपर पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बाकी बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट इज़ वाटर साइकिल 6 क्लास में। तो यहाँ भी बताया गया है कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल अपनी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल कैसे पाया जाएगा, बर्फ के रूप में पाया जाएगा, और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों और हिम नदों मतलब ग्लेशियर में पाया जाता है। तो ठोस की बात की जाए तो यह बर्फ के फॉर्म में पाया जाएगा। वाटर ये कहाँ कहाँ हो सकता है, ये ग्लेशियर में हो सकता है, ध्रुवों पर हो सकता है, पर्वतों पर हो सकता है। द्रव अवस्था की बात की जाए तो वाटर की जो द्रव स्टेज है, द्रव अवस्था है, उस तरह का जल कहाँ पाया जाएगा, तो द्रव अवस्था में जल महासागरों में, झीलों में, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे जो भौम जल होता है में के रूप में पाया जाता है। इसके बाद जो तीसरी स्टेज है वो गैसीय अवस्था है। तो गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। तो हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये चीज़ देखा था कि गैसीय अवस्था में जो वाटर है वो जलवाष्प के रूप में किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी वायु में मिला होता है। तो यही जल की 3 स्टेज होती है। बताया गया है जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। तो इन तीनों ही माध्यम से जल का जो जल चक्र है वो बनता है, और पृथ्वी में समस्त मानव जो है जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बार फिर से मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ इंग्लिश में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे जल की जो वाटर की है 3 फॉर्म बताई गई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड ice is present as ice caps at the poles of the earth। फिर बताया गया है कि जो स्नो है वो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स। फिर लिक्विड फॉर्म की बात बताई गई है कि लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड जो वाटर होता है। फिर गैसियस फॉर्म की बात की गई है गैसीय अवस्था की कि द गैसियस फॉर्म इज़ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। तो यही हमारा क्या कहलाता है, द कॉन्टिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग द 3 फॉर्म्स कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट। तो ये चीज़ें थी हमारा वाटर साइकिल के बारे में। अब आगे देख लेते हैं आगे और क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है ये समझाने के लिए कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल को कुओं, नलकूपों अथवा हैंड पंपों से प्राप्त करता है। तो ये जल प्राप्त करने के स्रोत हैं, किस तरह से लोग जल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं और बच्चियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि बहुत सी जगह पे जल की बहुत कमी है और वहाँ के लोगों को बहुत दूर जाके जल को ले आना पड़ता है। वो जल हो सकता है वहाँ पे कुओं के रूप में उन्हें लाना पड़ता हो, या हैंड पंप या नलकूपों के माध्यम से। अब जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल मतलब जो जल पृथ्वी के अंदर है वो स्रोत के बारे में बताया गया है कि जल का एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो भौम जल है, मतलब वाटर, ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हम पूरा देखेंगे इस पॉइंट को।
यहाँ बताया गया है यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मिट्टी जो है वो नम मिल सकती है। वो नमी क्यों होती है? वो नमी वहाँ पर पानी की वजह से होती है। और ये चीज़ हम 6th क्लास में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी देखे थे कि जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी से इसी नमी को, इसी वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। तो ऊपर तो जो जल होता है वो नमी के रूप में होता है, मिट्टी में मिला होता है, लेकिन जैसे जैसे आप और गहराई में मिट्टी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, एक लेवल के बाद आपको पूरा का पूरा पानी मिल जाएगा। तो वही चीज़ बताई गई है, वही पानी जो है वो भौम जल कहलाता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या है? भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल जो है वो जगह स्थानों के हिसाब से अलग हो सकता है। कई जगह पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहराई पर जाने पर पानी मिलता है। जैसे जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गहराई पर होता है और नॉर्मल जो जगह है वहाँ पर पानी थोड़ी से ही गहराई पे मिल जाता है। तो जगह के हिसाब से वाटर का लेवल डिफरेंट हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। इस भौम जल का स्रोत क्या है? अब आगे बताया जाएगा कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो कैसे नीचे पहुंचता है और वो लेवल कैसे मेंटेन रहता है। तो जो बारिश होती है, क्या होता है, जब बारिश होगी तो तालाब हो गए, नदियाँ होंगे, उसमें बारिश गई या कहीं पर भी गड्ढा है वहाँ पे पानी लगा हुआ है तो वो पानी क्या करेगा, वहाँ पर मिट्टी रहती है, वो पानी रिस कर मिट्टी के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है वो अर्थ में, पृथ्वी में नीचे तक पहुँच जाता है और इस तरह से जो ग्राउंड वाटर है वो हमें मिलता है। मतलब ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बना रहता है। तो वही चीज़ बताएगी कि वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। तो जो ये जल का रिसाव होता है ये क्या कहलाता है? ये अंतःस्यंदन कहलाता है। फिर आगे देखते हैं और आगे और चीज़ें देखते हैं। इनफिल्ट्रेशन इसे कहेंगे, अंतःस्यंदन को। तो एक बार मैं ये चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स seeps through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. तो इसे ही क्या कहेंगे? अंतःस्यंदन कहते हैं। अतः इस प्रक्रम के द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं। जल भरों की जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंड पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। तो बताएंगे कि द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रीच्ड बाय दिस प्रोसेस। तो इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस से क्या है, ग्राउंड वाटर हमें मिलता है। एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज stored between layers of hard rock below the water table. This is known as an aquifer. Water in the aquifers can be usually pumped out with the help of ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स। तो ये जो जल भर होता है ये हैंड पंपों और नलकूपों के माध्यम से निकाला जाता है। अब यहाँ पर भौम जल और भौम जल स्तर को बताया गया है जो ग्राउंड वाटर होता है और ग्राउंड वाटर के लेवल को आगे बताया गया है। तो इसको देखा जाए तो ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया है ये आपका जल भर है।
तो जो एक्वीफर है और इधर क्या दिखाया गया है, इधर आपका ग्राउंड वाटर दिखाया गया है। एक्वीफर क्या हमने देखा कि जो जल चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं वो एक्वीफर कहलाते हैं, और यहाँ पे जो मिट्टी की खाली जगहों पे जल भर जाते हैं वो जल होते हैं। तो अब ये जल जो है ये कैसे आएगा, ये जो भौम जल है ये दिखाया गया है कि ये हैंडपंप के माध्यम से, नदी और झीलों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और यही जल जो है भौम जल, ये जब नदियों में रहता है तो ये क्या होता है, इवेपोरेट होगा, इसका वाष्पोत्सर्जन होगा और बादल का निर्माण करेगा, और फिर से ये बादल बारिश के रूप में हमारी पृथ्वी पे गिरेंगे और भौम जल के लेवल को बनाए रखेंगे, मेंटेन रखे रहेंगे। मतलब यही जल फिर से हमारी ग्राउंड वाटर के रूप में मिल जाएगा हमें। तो ये तो था आपका भौम जल और भौम जल स्तर के बारे में। अब आगे भौम जल स्तर का अवक्षय, मतलब जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें किस वजह से दिन प्रतिदिन कमी आ रही है वो बताया गया है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो इसको जाना जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के रिसाव द्वारा हो जाती है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं नीचे से, ग्राउंड लेवल से, जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण हो सकता है, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। एक जो महत्वपूर्ण कारक है वो ये है कि आजकल क्या हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पर सीमेंटेड फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी में अगर जो आपका अर्थ का लेवल है, ऊपर वाला सरफेस है, वो अगर सीमेंटेड हो गया, वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और ऐसी चीज़ें बन गई, तो क्या होगा, अब जो बारिश का पानी है वो रिस नहीं पाएगा। मतलब जब मिट्टी ही कहीं नहीं खाली रहेगी तो बारिश का पानी रिसेगा कैसे, वो नीचे कैसे जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न अब हो गया है। पेड़ पौधों की कमी की वजह से अब भौम जल का लेवल जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसीलिए पेड़ पौधों को काटने से रोका जाता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं हमारी वाटर साइकिल को भी मेंटेन रखते हैं। तो पेड़ पौधे कहा जाए तो हमारा जो जीवन का एक आधार होता है वो है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटर हो, ये सारी चीज़ें ही हमें देता है। तो वही चीज़ बताया गया है यहाँ पर कि भौम जल स्तर को नीचा कर सकता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वनोन्मूलन, वही जो मैंने बताया, जो वन का कटना और जल के अश्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। तो जल के रिसाव के लिए क्षेत्र की भी कमी हो गई है। अब जनसंख्या प्रसार के बारे में बताया गया है कि जनसंख्या प्रसार क्या होता है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्योगों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण क्या होता है, भूमि में वर्षा जल के अश्रवण की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। पक्के फर्श से जल आसानी से जो उसका रिसाव होता है वो नहीं हो पाता है, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि से जल तुरंत रिसाव उसका हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रायः भौम जल का ही उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें अभी मैंने डिस्कस किया, आपको बता दिया है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अश्रवण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल का जो लेवल है वो काफ़ी चिंताजनक हो गया है। जो बढ़ते हुए उद्योग हैं वो भी एक कारण है, क्योंकि अधिकांश जो
भूमि है वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए हैं, तो उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से निकाला जा रहा है। तो एक तो उद्योगों से दो तरह की हानि हुई। उद्योग जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर को, जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा एरिया में उद्योग डेवलप हैं कि जो भूमि जो बारिश का जल है वो रिस ही नहीं पा रहा है, उसको भूमि तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में पहुंचने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही है। अब आगे कार्य के बारे में बताया गया है कि जो कृषक हैं वो पूरी तरह से इस भौम जल पर ही डिपेंड हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी बताई गई हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बारे में कि भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का ही उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। तो इतना ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, कृषि जो किसान हैं उनका काम भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनका काम बढ़ेगा, उनकी फसलें बढ़ेंगी, तो क्या होगा, पानी भी ज़्यादा मात्रा में वो यूज करेंगे। तो इस वजह से भी क्या है, वो पूरी तरह से जो कृषक हैं 80% वो ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंड है। तो इस वजह से भी ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। जल का वितरण आगे बताया गया है आपको। जल के वितरण के बारे में मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान जहाँ पर है वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा आपको देखने को मिल सकता है। कि अक्सर क्या होता है, बहुत सी जगह पे जैसे मुंबई जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा पानी बरसता है उधर, और रेगिस्तानी इलाके में देखा जाए तो वहाँ सूखा पड़ता रहता है। तो हमारी भारत में जो ये मौसम की विषमता देखने को मिलती है, कहीं पर सूखा और कहीं पर बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये जल के वितरण में अनियमितता के कारण भी जो है इतनी दिक्कतें हैं। अब आगे जो जल प्रबंधन है उसके बारे में बताया गया है कि जल को आप किस तरह से उसको रख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं कहा जाए तो ये चीज़ें आगे आपको बताई गई हैं। तो जल के प्रबंधन को जाना जाए तो यहाँ पे बताया गया है, वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है इसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। तो हमने क्लास 6 में देखा था कि आप बारिश के पानी को किस तरह से सेव कर सकते हैं और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अपने छतों में एक पाइप लगाइए जिससे जो वर्षा का जल है वो छतों में संग्रहित हो सके, और उस पाइप के माध्यम से उस पानी को या तो एक तालाब बना के वहाँ पे रख लीजिए या तो फिर उसे ज़मीन में कर दीजिए ताकि वो पानी अंदर जाता रहे। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप इस तरह से जो है बारिश का जो एक नेचुरल कहा जाए प्राकृतिक संसाधन है उसको आप वेस्ट ना करें, उसको इकट्ठा करके आप ग्राउंड वाटर के लेवल को या जो वाटर की कमी है उसको कम कर सकते हैं। उस वाटर का यूज आप अपने जानवरों को पिलाने में कर सकते हैं, खेतों के सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों में चलन रहा है। तो बावड़ी के बारे में हमने NCERT EVS में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि पहले जब राजा महाराजा का काल था
जब इस तरह से नल वगैरह नहीं थे तब क्या होता था, बड़े बड़े तालाब, कुएं और बावली का निर्माण किया जाता था। वहाँ पर क्या होता था, वर्षा के जल को संचय किया जाता था। तो ऐसे ही एक बावली का एग्जाम्पल, एक बावड़ी का एग्जाम्पल राजस्थान में देखने को मिला था, जो कि बहुत प्राचीन बावड़ी थी। तो पहले क्या होता था, उस बावड़ी में वहाँ के लोग जो बारिश का जल था, वहाँ पर राजस्थानी इलाके में पानी की बहुत किल्लत रहती थी, तो बड़ी बड़ी बावड़ियों को बनाया जाता था। बावड़ी बिल्कुल जैसे कुएं होते हैं उस तरह से होता था, लेकिन उससे ज़्यादा विशाल बड़ा होता था। तो बड़ी बड़ी बावड़ियों को निर्मित किया जाता था ताकि जब भी जिस भी सीज़न में बारिश हो तो वो बारिश का पानी बहे नहीं, वेस्ट ना हो, वो उस बावड़ी में एकत्रित हो जाता था और पूरे पूरे साल वहाँ के लोग उस बावड़ी से पानी को लेकर अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को सुचारू रूप से चलाते थे। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया, जिससे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा हो गया। तो राजस्थान में जो बावड़ी मिली थी, अगर आप ईवीएस से एनसीईआरटी 5th क्लास को पढ़े होंगे तो उसमें ऐसी ही एक बावड़ी क्या है जो प्राचीन समय की थी। बहुत साल बाद जब राजस्थान में अकाल एक बार पड़ा तो वहाँ के लोग उस बावड़ी को जब साफ करने लगे पानी की खोज में, तो वहाँ से टनों जो है कूड़े का निकला, कई टन कूड़े का ढेर निकला उस बावड़ी में। क्योंकि क्या हुआ कि जब लोगों को पानी के दूसरे माध्यम मिलने लगे तो वो उन बावड़ियों का प्रयोग करना बंद कर दिए। उन बावड़ियों में जल की जगह पे लोग कूड़ा एकत्रित करने लगे, कूड़ा डालने लगे। तो वही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे कि समय के साथ बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद मतलब कूड़ा एकत्रित होता गया। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। तो वही चीज़ बताई गई कि कुछ वक्त के बाद जब फिर से पानी अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो लोगों को फिर से उन बावड़ियों की याद आई। उन्हें लगा कि यहाँ पे पानी एकत्रित होगा, तो फिर से उन बावड़ियों की सफाई की गई, पुनः विचार किया गया उनको फिर से प्रयोग करने का। तो बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। अब जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है, वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो रहा है। तो ऐसे एरिया में, ऐसे इलाकों में एक बार भी बारिश हो जाए तो पूरे साल का पानी वो इकट्ठा कर लेते हैं और आसानी से उनकी लाइफ जो है वो सुचारू तरह से चलती रहती है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। संभवतः आपने जो ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीकी है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। तो जो सिंचाई की एक ड्रिप विधि होती है, उससे क्या होता है, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। पानी की आवश्यकता पौधों की जड़ों को होती है, तो इस ड्रिप के माध्यम से क्या होता है, पानी ड्रॉप ड्रॉप गिरता है और वो पानी सीधे पौधों की जड़ों में जाता है, इधर उधर ना बह के। तो इस तरह से भी पानी वो वेस्ट होने से किसान बचा रहे हैं ड्रिप तकनीकी का प्रयोग करके सिंचाई में। यहाँ पे एक केस के बारे में बताया गया है कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई। भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1989 में गांववासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चैक डैम बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःश्रवण की दर को बढ़ा दिया, जिससे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुआं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जल बहकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। तो ये गुजरात के कच्छ की बात बताई गई है कि वहाँ पर जल संचय की इस तकनीकी के माध्यम से मतलब जो चैक डैम है, ढेर सारे चैक डैम का निर्माण किया गया, जहाँ पर जब भी बारिश हुआ तो वो पानी एकत्रित हो गया, तो उस वर्षा के जल को फालतू बहने से बचा लिया गया और उससे पूरे साल भर अब क्या हुआ,
कि वो वर्षा जल जो चैक डैम के माध्यम से एकत्रित किया गया था उसे भूमिगत जल के रूप में यूज किया गया, मतलब वो जल रिस रिस कर भूमि में गया और अब क्या है वहाँ की नदियाँ कुएँ जो हैं वो साल भर पानी उसमें अवेलेबल हो जाता है लोगों के यूज के लिए। तो यहाँ पर आगे दिखाया गया है, जो हमने ऊपर ड्रिप प्रोसेस को देखा था, सिंचाई की ड्रिप व्यवस्था को, इसका इमेज ये देख लीजिए। खेत में बूंद या ड्रिप सिंचाई व्यवस्था, ये इस तरह से पाइपों का यूज किया जाता है और ये पाइपें पेड़ की जड़ों में लगी होती हैं और यहाँ पर ड्रॉप ड्रॉप वाटर जो है वो सीधे पौधे की जड़ों पे जाता है, इधर उधर बहता नहीं है। तो यही है ड्रिप व्यवस्था सिंचाई की। अब बताया गया है कि आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए पानी को लेकर के। तो अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी अगर आप बहता देख रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। उसे बंद करते हैं, रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ क्योंकि हो जाता है। जल की बर्बादी जहाँ भी हो रही है उस पर डिस्कस करिए अपने टीचर्स से, और टीचर को अपने स्टूडेंट से डिस्कस करना चाहिए और एक दूसरे को जागरूक करके इस तरह से जल को वेस्ट होने में आपका योगदान बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद बताया गया है कि पादपों पर जल की कमी का प्रभाव क्या हो सकता है। तो अगर पौधों को सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएंगे और उनका जो पोषक तत्व वो प्राप्त करते हैं मिट्टी से वो नहीं हो पाएगी वो चीज़ें, और वो खुद के लिए भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जल और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें वाटर जो है मेन रोल प्ले करता है पौधों को भोजन बनाने के लिए। तो पौधों को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे और इस तरह से पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि पौधों पर भी बहुत उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो यही चीज़ें थी, चैप्टर यहीं पर हमारा ख़त्म हो रहा है। एक बार समरी को जल्दी से देख लेते हैं कि जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव तथा वाष्प के रूप में होता है। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जलापूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में रिसते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। तो भौम जल का उपयोग कम से कम करिए, बारिश के जल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययिता से करे। तो जो आने वाला समय है वो कह रहा है कि हर व्यक्ति को एक जो लेवल डिसाइड किया गया है वाटर के यूज करने का उतना ही करें, उससे ज़्यादा वाटर को वेस्ट ना करें। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं, अंततः सूख जाते हैं। तो ये पौधों को जल की क्या ज़रूरत है उनकी लाइफ में, वो चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। कोठापल्ली गांव के समीप जल संभर प्रबंधन परियोजना द्वारा जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। परियोजना के नाटकीय परिणाम आए हैं। भौम जल स्तर बढ़ गया है, हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप इस उप बंजर क्षेत्र में उत्पादकता और आय में आशातीत वृद्धि हुई है। तो कोठापल्ली गांव जो है वो एक बंजर गांव था। यहाँ पे भौम जल स्तर को लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को जागरूक करके और कुछ नाटक के परिणाम स्वरूप और जल के प्रबंधन पर प्रकाश डाला, उस पर ध्यान दिया। इस तरह से वहाँ इन एक्टिविटी के माध्यम से क्या हुआ, जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को सही किया गया। वहाँ पर अब ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ रहा है, वहाँ पर पौधे ज़्यादा उगाए जा रहे हैं और ज़्यादा से जो बंजर क्षेत्र थे उसमें अब कृषक खेती भी कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। चैप्टर यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। वीडियो समझ में आया हो
चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब 7th क्लास की एनसीईआरटी में 2 चैप्टर और बचते हैं, वो दोनों चैप्टर हम डिस्कस कर लेंगे तो 7th क्लास की भी एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 8th क्लास की एनसीईआरटी साइंस को शुरू करेंगे। तो वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले होंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सारे ही चैप्टर बेहद ही हेल्पफुल होंगे आपको। ऐसे ही अच्छी चीज़ें, अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।